इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे लोग कि जेई में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पैरामीटर ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमें कौन से कोचिंग ज्वाइन करने चाहिए, ऑफलाइन की ऑनलाइन, हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कोचिंग मटेरियल को फॉलो करें या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको फॉलो करें कि एनसीईआरटी पढ़ ले उससे हो जाएगा। बेसिकली ये पीडीएफ एक रिसर्च पेपर टाइप का है। मतलब ये आईआईटी मंडी के 300 बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। सबके डाटा उनके लिए गए और तब देखा गया कि कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में जब बच्चों ने कुछ पार्टिकुलर फीचर्स को अपनाया तो देखा कि उनका मार्क्स जेई एडवांस में एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में ज़्यादा आया। इसमें जो भी बच्चे अपना डाटा दिए हैं वो सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, वो इशू नहीं है। बस इशू ये इस बात का है कि आपका ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है, वो इस पीडीएफ में एक बार अगर आप रीड कीजिएगा या इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू किया जाए तो बेसिकली जेई एनालिसिस, इस रिसर्च पेपर का नाम जेई एनालिसिस रखा गया और ये आईआईटी में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मतलब डिटेल्स के बारे में बताता है। क्या क्या टॉपिक कवर होंगे इसमें कि हमें जेई प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे कब स्टार्ट करना चाहिए जेई प्रिपरेशन, किस टाइप के स्कूल को चूज करना चाहिए, हमें रेगुलर जिसमें क्लासेस जाने पड़ते हैं उसको चूज करना चाहिए या जिसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना है उस टाइप के स्कूल्स को चूज करना, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए, डिजिटल मीडिया जैसे सोशल मीडिया हो गया उन सब पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए और डेली आपको कितने घंटे देने चाहिए अपने स्टडी पर, नेशनल लेवल टेस्ट आपको देने चाहिए कि नहीं जैसे केवीपीवाई हो गया, एनटीएससी हो गया, आपका स्टडी इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट करता है आपके जेई के एग्ज़ाम को, और आपके मॉक टेस्ट पेपर्स कितना अच्छी तरह आपके बारे में बताते हैं कि आपका जेई एडवांस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेई। तो ये जो डाटा है वो 300 बच्चों पर किया गया था। अब देखो 300 बच्चों ने में 57% ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, यानी 57% कितना 177 बच्चे हुए जो जेई का प्रिपरेशन 11th में शुरू किए थे। ठीक है, 16% यानी अप्रॉक्स 50 बच्चे ऐसे थे जो ड्रॉप लेकर जेई क्लियर किए। 9th से पहले जेई का प्रिपरेशन शुरू करने वाले बच्चे 4.2%, लगभग 13 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 9th से पहले शुरू किया जेई का प्रिपरेशन। उसी तरह इस कलर में आप देख सकते हो 12 यानी 11.3% बच्चे सिलेक्टेड वो स्टूडेंट है जिन्होंने 12 में जेई का प्रिपरेशन शुरू किया। ठीक है, ये सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बस ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पोर्शन कब है, जब बच्चे 11th से शुरुआत किए हैं। यानी अगर आपने 11th से शुरुआत किया तो आपके पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे एज कम्पेयर टू अगर 12 से आपने स्टार्ट किया तो देख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितना कम है। सेकेंड देखा जाए एनालिसिस ऑफ देयर जेई एडवांस मार्क्स। ठीक है, अब उनके जेई एडवांस के मार्क्स को एनालिसिस किया गया। जो बच्चे 11th में प्रिपरेशन शुरू किए, ठीक है, उनके जेई एडवांस मार्क्स कुछ इस प्रकार वेरी किए हैं। आपको यहाँ पर 30 से लेकर आप देख सकते हो 155 तक ऐसे गए हैं। ठीक है, जिन्होंने 9th से शुरू किया उनके मार्क्स लोअर में नहीं है, सीधे डायरेक्ट उनके मार्क्स 50 से शुरुआत हुए हैं और काफ़ी अप्रॉक्स वहीं तक पहुँचे हैं। यानी अगर आपने 9th या उससे पहले शुरुआत किया तो आपके ज़्यादा मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू 11th में अगर आपने शुरुआत किया। जो ड्रॉपर हैं उनके मार्क्स भी अप्रॉक्स 11th वालों के करीब ही हैं। जो जिन्होंने 12 में शुरू किया उनके मार्क्स भी अप्रॉक्स 11th के करीब ही हैं। लेकिन जिन्होंने 10th में शुरू किया उनके मार्क्स एज कम्पेयर टू काफ़ी हाई हाई मार्क्स पे जा रहे हैं। एक बात होता है कि जिन्होंने 9th में किया उनको अच्छा आना चाहिए, लेकिन एक और बात होता है कि अगर आपने 9th में ही जेई का प्रिपरेशन शुरू किया तो आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट, आप 9th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर करोगे, आप डायरेक्ट 11th के हायर कॉन्सेप्ट पर जाने की कोशिश करोगे। ये थोड़ी चीज़ें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कम करती है। उससे बढ़िया रहता है कि आप सब कुछ सही से सीखो। तो 10th में शुरुआत करने यहाँ पर अच्छा बेनिफिट दिलाया है। फिर आपने अगर 9th से पहले शुरुआत किया, 7 6 में शुरू कर दिया
तो मार्क्स ज़्यादा वेरी किए नहीं है, आपके ड्रॉपर वाले मार्क्स से शुरुआत हुए हैं और करीब अप्रॉक्स हाई तक ही गए हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स कब आया है? जब बच्चे ने 11th में शुरुआत किया है। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? एज वी कैन सी फ्रॉम द प्लॉट, दोज हु स्टार्ट प्रिपरेशन इन 10th या 9th हैव वेरी लार्ज प्रोबेबिलिटी दैट दे गॉट वेरी गुड मार्क्स। जिन्होंने 9th में या 10th में शुरुआत किया है, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिले होंगे। मोस्ट ऑफ देम गॉट अबव 80 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ देम 80 मार्क्स से ज़्यादा उन्होंने वो मार्क्स लेकर आए हैं। Those who started before 9th have very variation in their marks। जिन्होंने 9th से पहले शुरुआत कर दिया, उनके मार्क्स में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। और वेरिएशन किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा सही नहीं रहता है। अगर आप कांस्टेंट एक ही चीज़ में लगे हो और आपके मार्क्स भी कांस्टेंट बने हुए हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में भी उसी तरह का कुछ आए। लेकिन अगर वेरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो सेलेक्ट होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और फेल हो जाने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ठीक नहीं है कि इतने ज़्यादा वेरी कर जाए। व्हेन जेई प्रिपरेशन स्टार्टेड वर्सेस जेई एडवांस मार्क्स, ये वही हुआ कि अगर आपने 11th में शुरुआत किया तो उसके मार्क्स, 9th में शुरुआत किया तो उसके मार्क्स, ड्रॉपर है तो उसके मार्क्स, 12 में उसके, वो वही सेम पिछला वाला ही है। यहाँ पे और कुछ कंक्लूजन निकाल के बताया गया है कि स्टार्टिंग इन 12th इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आप 12th में शुरुआत करते हो तो गुड ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 12 में शुरुआत करते हो, 11th में शुरुआत करते हो, तो मिनिमम मार्क्स तो सेम है, लेकिन वेरिएशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 11th के मार्क्स के कंपेरिजन में। ओनली 1-2 स्टूडेंट गेट अबव 120 मार्क्स। अगर आप 12 में शुरू कर रहे हो तो जो 300 बच्चों में एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें तो पाया गया कि 1 या 2 ऐसे ही बच्चे थे जो 100 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर पाए थे। Also, those who were dropper not get very good marks. They have to cover whole syllabus in 1 year। ऐसा लगता है कि अगर एक साल ड्रॉप ले लिया जाए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आप इस ग्राफ से देख सकते हो। जो ड्रॉपर थे उन्होंने वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे, मतलब लोअर मार्क्स में तो काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन हायर मार्क्स में काफ़ी कम बच्चे हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि उन्हें एक साल में ही पूरा 2 साल का सिलेबस रिपीट करना रहता है, वो काफ़ी हेडेक हो जाता है। दिस माइट बी अ रीज़न दैट दे गॉट लेस मार्क्स। ये सिलेबस का रीज़न ही उन्हें, मतलब हो सकता है कि उन्हें कम मार्क्स मिले हों। अब एनालिसिस किया गया है कि जो बच्चे 11th में स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ पे जेई एडवांस मार्क्स है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि 80 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, 100 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, 140 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे। तो इस पे एनालिसिस किया गया है। फॉलोइंग इज द हिस्टोग्राम शोइंग जेई एडवांस मार्क्स ऑन एक्स एक्सेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सेस। यहाँ पे एक्स एक्सेस पर जेई एडवांस मार्क्स, उनके कितने मार्क्स बच्चे लाए उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को बताया गया है। From the plot we understand that there are very variation in distribution of marks। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे 60 वाले काफ़ी कम है, 70 वाले उससे ज़्यादा, 80 वाले उससे ज़्यादा, फिर से यहाँ पे कम हो गए हैं, 120 काफ़ी कम है, लेकिन 130 काफ़ी ज़्यादा है। If someone prepares seriously from 11th he or she may get good marks। तो वो कहा जाएगा अगर आप 11th सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने वाले ज़्यादातर यही बच्चे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएशन काफ़ी कम है, 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हायर मार्क्स में, बाकी लेकिन 11th से शुरुआत करने वाले बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो है। तो आप यहाँ इससे क्या इन्फर कर सकते हो कि 30-40 ये सब मार्क्स वाले काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम है। सबसे ज़्यादा बच्चे किस मार्क्स के रेंज में आ रहे हैं? 60 से 120 के बीच वाले गैप में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब है इस सवाल कि कौन सा स्कूल चूज करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर स्कूल, डॉमी स्कूल या ड्रॉपर। रेगुलर स्कूल जिसमें आपको रोज़ स्कूल जाना होगा, ठीक है। डॉमी स्कूल जिसमें आप एक बार नाम लिखवा लो, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ और बाकी पढ़ाई आप घर से कर लो। ड्रॉपर हो गया कि आप स्कूल जाकर पूरा पढ़ लिए, उसके बाद अपने स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो एक साथ ड्रॉप लेके आप एग्ज़ाम दिए। तो कौन टाइप ज़्यादा ठीक रहेगा?
तो रेगुलर स्कूल से सिलेक्शन देखोगे तो 47% है, डमी स्कूल से सिलेक्शन 33% है और ड्रॉपर से सिलेक्शन 18% है। इससे आप क्या इन्फर कर पाओगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 47.7% प्रीफर रेगुलर स्कूल बट दोज हु हैव टेक डमी स्कूल गेट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू रेगुलर स्कूल्स। आप देख रहे हो कि भले ही ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं रेगुलर स्कूल से, लेकिन इस वाले ग्राफ में आप देखो तो डमी स्कूल से जो बच्चे हैं उनका मार्क्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर स्कूल के कंपेरिजन में, ठीक है। ड्रॉपर वाले उतने अच्छे मार्क्स, जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 100 से नीचे लाई कर रहे हैं। यानी अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप डमी स्कूल सेलेक्ट करो, लेकिन अगर आपको कम मार्क्स लाकर सिलेक्शन पाना है तो आप रेगुलर स्कूल सेलेक्ट करो कंपेयर टू रेगुलर स्कूल। यहाँ पे वही बताया गया है। डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल का देख सकते हो। डमी स्कूल में क्या है, कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कम है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन रेगुलर स्कूल में कम मार्क्स लाने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, ज़्यादा मार्क्स लाने वाले भी संख्या की ज़्यादा है। तो इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड टाइप का दिख रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स करने हैं तो आप डमी स्कूल को चुनो वर्सेस मार्क्स। As we can see, the percentage of students who got more than 80 marks in dummy school are more than the students who enrolled in regular school। इसमें बताया गया कि ग्राफ से ऐसा हमें इन्फर कर सकते हैं कि जो बच्चे 80 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले जो बच्चे थे उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे डमी स्कूल से थे, ना कि रेगुलर स्कूल से। अब आपको जेई प्रिपरेशन के दौरान अपने स्कूल में से रिलेटेड वर्क में कितना टाइम स्पेंड करना ठीक रहेगा। तो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड फॉर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ डेली। स्टार्ट ऑफ 11th के स्टार्ट में ये दिखा रहा है कि लगभग 150 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 0 से 2 आवर्स एक्सपेंड किए अपने स्कूल्स में। फिर 60 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 2 से 4 आवर्स के बीच एक्सपेंड किया। और उसी तरह आप ये देख सकते हो कि 8 से 12 आवर के बीच एक्सपेंड करने वाले बच्चे काफ़ी कम थे। ये स्टार्टअप 11th हो गया, यहाँ स्टार्टअप 12, मिड ऑफ 12 और एंड ऑफ 12, ये आप देख सकते हो ग्राफ। ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या यहाँ पे है कि इंक्रीज इन टाइम स्पेंड ड्यूरिंग बोर्ड्स। जब बोर्ड्स नज़दीक आ गए होंगे 12 के, इसलिए उन्होंने जो बच्चे जो मतलब बच्चे होंगे वो ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगे होंगे अपने स्कूल आवर्स में, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है। 0 से 2 आवर्स वाला ग्राफ थोड़ा नीचे चला आया है। एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द प्लॉट वी कंक्लूड दैट इन 11th एंड स्टार्ट ऑफ 12th मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्पेंड वेरी फ्यू 0 to 2 आवर्स 11th में या स्टार्ट ऑफ 12 में 0 से 2 आवर्स एक्सपेंड करने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे। When the board exam come near, student study time for school related activities increases। जब एग्ज़ाम आया 12 का, बोर्ड आ गया, तो ये परसेंटेज काफ़ी घटने लगा 0 से 2, और ये हायर जो आवर्स हैं उनके तरफ परसेंटेज जाने लगा। अब ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए कि मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल हमें चूज करना चाहिए। तो आप देखो ये रिकॉर्ड किया गया है 310 स्टूडेंट्स पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोचिंग मटेरियल 80% ऐसे बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे आईआईटी मंडी के जिन्होंने कहा कि कोचिंग मटेरियल इज़ द बेस्ट। एनसीईआरटी ओनली फॉर केमिस्ट्री, ये कहने वाले 64% बच्चे थे। एनसीईआरटी फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ये कहने वाले 16% बच्चे थे, यानी काफ़ी कम है इसके कंपेरिजन में। अदर रेफरेंस बुक्स यूज करने वाले 48%। यानी इससे आप इन पर क्या कर सकते हो, आप जाओ कोचिंग मटेरियल की तरफ। 80% ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि कोचिंग मटेरियल इज़ द बेस्ट। अब अदर रेफरेंस बुक में कौन कौन से सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्रेफर किया, तो एससी वर्मा इज़ द हाईएस्ट। 86 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एससी वर्मा चूज किया।
सिंगेज सीरीज चूज करने वाले 50 बच्चे थे। आई यूरोडो इसे चूज करने वाले 22 बच्चे थे। और अरिहंत इसे चूज करने वाले काफ़ी कम 10 बच्चे थे। देख सकते हैं यहाँ पे, दोज हु आर इनरोल्ड इन कोचिंग center give first preference to coaching material as it cover almost every topic of questions. Apart from it, students also follow NCERT for chemistry as some of the question come directly from the NCERT. यानी जो स्टूडेंट अगर कोचिंग में है तो वो कोचिंग का मटेरियल फॉलो करे, इसके सेपरेट में वो थोड़ा सा एनसीईआरटी, सिर्फ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी थोड़ा बहुत रीड कर ले, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Other reference books followed by students are S.C. Verma Singhage series for math and physics. मैथ और फिजिक्स के लिए जो ज़्यादा फॉलो किए गए S.C. वर्मा और सिंगेज, आप S.C. वर्मा के लिए जाओ, इज द बेस्ट। When did you become serious about the preparation? तो जो 306 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया इसके बारे, इस क्वेश्चन के बारे में कि हमें प्रिपरेशन कब शुरुआत करना चाहिए। तो बिफोर 11th कितने थे, 12%। मिड ऑफ 11th के बीच में आधा क्लास 11th का निकल गया, तब शुरुआत करने वाले कितने थे, 13%। स्टार्ट ऑफ 12 22.5%, मिड ऑफ 12 24%, एंड ऑफ 12 27.8%. Many students did not take JEE preparation seriously. Most of them, 74.5%, become serious for JEE in between 12th स्टैंडर्ड। यानी आप देख सकते हैं स्टार्ट, मिड और इन तीनों को जोड़ोगे तो लगभग 74% बच्चे हो जाएंगे जिन्होंने अपना प्रिपरेशन 12 में शुरू किया। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका 11th ख़राब चला गया या आपने 11th में ध्यान ही नहीं दिया JEE पे, अगर आप 12th से सोच रहे हो प्रिपरेशन शुरू करना, तो देखो 74% ऐसे IIT मंडी के बच्चे हैं जो 12 में प्रिपरेशन करके सिलेक्ट हो गए हैं। इफेक्ट ऑफ फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन, आपके फैमिली बैकग्राउंड कितना इफेक्ट करता है। तो इसमें 310 बच्चों का रिस्पांस, इसमें 310 मतलब बच्चों ने अपना रिस्पांस दिया। अब देखो 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब फैमिली कंडीशन लोअर है, 2 उससे अच्छा है, 3 अच्छा है, और 5 मतलब फैमिली कंडीशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देख सकते हो कि 4.8% ऐसे बच्चे थे जिनका कंडीशन काफ़ी ख़राब था, फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब था, या एजुकेशन उनके फैमिली में उतना अच्छा था नहीं, माँ पापा जी उतना पढ़े नहीं थे लोग, फिर भी 4.8% बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके कंपनी में थोड़ा और अच्छा फैमिली कंडीशन वाले 11.6%, और काफ़ी 3 में इससे कुछ अच्छा कंडीशन वाले 41%, उसके बाद डिक्रीज किया। ये क्या दिखा रहा है, अगर आपका फैमिली कंडीशन वेल एंड गुड है तो आप अच्छा स्कोर करोगे, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं, आप सिलेक्ट होगे। लेकिन अगर आपका फैमिली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है तो आप इंजॉय के चक्कर में, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, उस चक्कर में आप पढ़ाई करना छोड़ भी सकते हो या कम पढ़ाई करने लगो। तो ऐसे मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जिनका फैमिली कंडीशन मीडियम टाइप का था, वो सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटस वर्सेस JEE एडवांस मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटस वही बता रहा है, 1 मतलब लो फाइनेंशियल स्टेटस एंड 5 मतलब हाईएस्ट फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बीच में ये सारे आ गए लोग। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, 1 फाइनेंशियल कंडीशन, यानी जिनके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थे उनके JEE एडवांस मार्क्स कुछ 30 से लेकर 125 तक वेरी कर रहे हैं। और 4 वाले ऐसे हैं जिनके 4 और 5 वाले जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं, यानी जिनका सबसे अच्छा फैमिली कंडीशन था उनके मार्क्स भी हाईएस्ट गए हैं। फिर भी 3 वालों का कुछ ख़राब तो नहीं गए, उनके करीब ही हैं। तो इन दोनों से इन्फर क्या निकालना कि जिनका मीडियम कंडीशन है फैमिली कंडीशन, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। एज वी कैन सी द स्टूडेंट हु आर रेटेड 4 या और 5 आउट ऑफ 5 इन फाइनेंशियल कंडीशन गॉट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे अच्छे मार्क्स 4 और 5 वाले स्कोर किए हैं। This is because they can afford best coaching center in their city, but all students do not study seriously, but those study seriously got maximum marks। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कम बच्चे वाले ही सिलेक्ट हुए 4 और 5, यानी अच्छे फैमिली कंडीशन वाले बच्चे हुए, लेकिन जो भी सिलेक्ट हुए जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया उनके मार्क्स भी अच्छे आए।
अब आप देख सकते हो पेरेंट्स एजुकेशन वर्सेस जेई एंड पास मार्क्स। आपके माता पिता कितने पढ़े हुए हैं? 5 मतलब काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हैं, 1 मतलब बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, और उसके बीच वाले इसमें लाई कर गए। यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हो कि जिनके माता पिता मीडियम टाइप में पढ़े हुए हैं, वो बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर लाए हैं। 4 और 5 वाले भी बच्चे काफ़ी स्कोर किए हैं। इनमें इसमें 1 वालों में काफ़ी वेरिएशन है, बच्चों भी काफ़ी कम सेलेक्ट हुए हैं लोग। तो ये 309 बच्चों ने इसमें रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनके माता पिता काफ़ी कम पढ़े थे, उनमें 2.6% ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, और 7.4% जिनका फैमिली कंडीशन 2 अगर कैटेगरी में रखोगे तो 7.4% बच्चे ऐसे थे जिनका फैमिली कंडीशन 7.4% ऐसे बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए आईआईटी में, और उनका फैमिली कंडीशन 2 कैटेगरी में आता है। अब 1 2 कैसी कैटेगरी बांटा गया? जैसे 1 मतलब आपका कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सेकंड उससे थोड़ा अच्छा है, आप छोटे मोटे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, बुक्स अफोर्ड कर सकते हो। थर्ड काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप बाहर जाकर पढ़ भी सकते हो, बड़े कोचिंग में भी जा सकते हो, एलन कोटा इस सब में भी आ सकते हो। फोर्थ आपका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप कोटा में जा सकते हो, वहाँ पढ़ सकते हो, या कहीं अपने सिटी के कहीं अच्छे कॉलेज में मतलब अच्छे कोचिंग में एडमिशन लेकर वहाँ पे अच्छे फैसिलिटी, एसी रूम, ये सब की फैसिलिटी में रह सकते हो। 5 मतलब सबसे अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा कंडीशन है आपका। आप चाहो तो टीचर्स को अपने घर पे बुला सकते हो, इस टाइप की फैसिलिटी 5 में। अबाउट 92.41% हैव मार्क्स ग्रेटर देन 60, यानी 5 कंडीशन जिनका था, जिनका फैमिली कंडीशन काफ़ी हाई था, उनमें उन सारे अगर बच्चों को लिया जाए तो उनमें से 92% ऐसे बच्चे थे जिनका मार्क्स 60 से ज़्यादा आया। एजुकेटेड पेरेंट्स कीप एन आई ऑन द सॉरी ये फैमिली कंडीशन का नहीं था, ये एजुकेशन का था। यानी दिस मीन कि जिनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फैमिली कंडीशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया फाइनेंशियल कंडीशन, वो इसके लिए अप्लीकेबल है, ये एजुकेशन के लिए है। Educated parents keep an eye on the performance of their child, thus supervise their activity and motivate them. This create a fear in the mind of a student that their performance will be checked, so they study more. यानी ये बताया जा रहा है कि जिनके माता पिता अच्छे पढ़े लिखे थे लोग, वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए, लोग उनके टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है क्लास में, इस सब पे निगरानी रखे लोग, तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिला और उनको भी थोड़ा अंदर से फियर हुआ कि अच्छा स्कोर किया जाए। उन्होंने भी पढ़ाई में मन लगाया तो अच्छे मार्क्स आए। अब जो रिस्पांस लिया गया कुछ लगभग 300 बच्चों से कि कौन सा कोचिंग हमें चूज करना चाहिए, तो रिस्पांस कुछ इस टाइप से था। विद्या मंदिर क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम कोचिंग, टोटल स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 100+। तो विद्या मंदिर क्लासेस 10 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि विद्या मंदिर क्लासेस इज़ द बेस्ट, और उनमें से 5 ऐसे बच्चे थे जिनका मार्क्स 100 से ज़्यादा आया था। अन अकेडमी भी लगभग 10 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि अन अकेडमी इज़ द बेस्ट, और उनमें से लगभग 5 का 100+ से ज़्यादा मार्क्स आया। यहाँ पर देख सकते हो रेड दिखा रहा है क्या, 100+ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। फिर जी 25 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि फिटजी इज़ द बेस्ट, और 15 ऐसे बच्चे उनमें निकले जिनके 100 से ज़्यादा मार्क्स आए। एलन 40 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि एलन इज़ द बेस्ट, और 15 ऐसे बच्चे उनमें निकले जिन्होंने कहा कि जिनके मार्क्स 100 से ज़्यादा आए। आकाश 30 ऐसे कोचिंग 30 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि आकाश इज़ द बेस्ट, एंड लगभग 12 के करीब बच्चों के मार्क्स 100 से ज़्यादा है। नारायणा के टोटल स्टूडेंट लगभग आप 3-4 मान सकते हो, 3-4 बच्चों ने कहा कि नारायणा इज़ द बेस्ट, और किसी के भी मार्क्स 100+ से ज़्यादा नहीं थे उसमें। रेजिडेंस का, श्री चैतन्य का, सेल्फ स्टडी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब है स्टडी टाइम, डिजिटल टाइम, फिजिकल एक्टिविटीज़ वर्सेस मार्क्स। आपको अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान कितना समय पढ़ना चाहिए,
कितना समय मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए, इन सब का मार्क्स, इन सब में जो डाटा IIT मंडी के स्टूडेंट्स ने दिया उसके कंपेरिजन में उनके मार्क्स किस किस टाइप से आए वो आप अगले ग्राफ में देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टडी टाइम वर्सेस मार्क्स। ड्यूरिंग क्लास 11th, जब बच्चे क्लास 11th में थे तो लेस देन 2 आवर्स, इतना बच्चे लगभग 75 पर के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 2 घंटे से कम से अपने स्टडी में टाइम दिया। लगभग करीब वही है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि 2 से 4 आवर के बीच लगभग उतने ही बच्चों ने दिया, 4 से 6 आवर के बीच 75 उसी करीब, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ड्यूरिंग क्लास यहाँ पे क्या है, इनिशियली ड्यूरिंग 11 द डेली स्टडी टाइम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाज बिटवीन 2 to 6 आवर्स। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना से कितना तक पढ़ रहे हैं, तो 2 से 6 आवर्स, यानी ये वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 2 से 6 आवर्स पढ़कर भी सिलेक्ट हुए हैं। यानी अगर आप अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान अगर आप चाहते हो कि जेई में मतलब IIT में सिलेक्शन हो जाए, तो आपको 11th के दौरान शुरुआती जो दिन होते हैं आप 2 से 6 आवर्स पढ़ोगे तो इट्स इनफ। ड्यूरिंग क्लास 12 आप देख सकते हो कि ग्राफ इस लाइन में इस रेंज में ज़्यादा लाई कर रहा है, यानी 4 से 6 आवर्स। यानी इस दौरान क्या आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इस समय आप 2 से 6 आवर्स पढ़ लो, इस समय आप 4 से 8 आवर्स पढ़ लो। आफ्टर द एंड ऑफ सिलेबस, जब सिलेबस अंत एंड हो जाए तो आपको 6 से 8 या 6 से 10 आवर्स के बीच में ज़्यादा पढ़ाई करना होगा। और जेई मेंस जब हो जाए तो आपको 8 या 10 आवर्स से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको जेई में IIT में सिलेक्शन होना है। अब सोशल मीडिया पर कितने घंटे बच्चों ने दिया, तो जब 11th में बच्चे थे लोग, तो लगभग 1 से आप देख सकते हो 1 से 4 आवर्स के बीच बच्चे सोशल मीडिया पर टाइम दे रहे थे। जब 12th में गए तो ये सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा घट गया, 1 से 2 के बीच में ज़्यादा लाई करने लग गया। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्पेंड टाइम 2 to 3 आवर्स पर डे ऑन डिजिटल मीडिया विच इंक्लूड्स मोबाइल फ़ोन, TV एंड अदर एंटरटेनमेंट सोर्सेज। इसमें सारे एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी शामिल हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इट रिफ्रेश द माइंड। अगर ये बताया जाए कि ये सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना थोड़ा बहुत सही है, वो माइंड को रिफ्रेश करता है, आप हमेशा पढ़ते भी नहीं रह सकते हो, बट द स्टूडेंट शुड नॉट बिकम एडिक्टेड टू इट। इन 12 दिस टाइम ग्रेजुअली डिक्रीजेज। आपको शुरुआत में भले ही आप 11th में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, लेकिन 12 में ये डिक्रीज करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इसके लिए एडिक्ट नहीं होना है 12 में। फिजिकल एक्टिविटीज़ वर्सेस मार्क्स, ये देख सकते हो कि शुरुआत में 11 के दौरान फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे कम थे, लेस देन 1 आवर्स और 1 से 2 आवर्स। इस दौरान काफ़ी लगभग मान सकते हो 0 से 2 आवर्स के बीच ज़्यादा बच्चे थे लोग जो फिजिकल आवर्स में टाइम दे रहे थे लोग 11 के दौरान। 12 के दौरान भी सेम कुछ कंडीशन वही रहा कि बच्चे थोड़ा कम कर दिए हैं फिजिकल में जाना। यहाँ से क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्टडीज लाइफ एज इट रिड्यूसेस स्टूडेंट स्ट्रेस, improve his concentration and enhances memory retention. It also improves the focus. So many students spend some time less than 2 hours. आप देख सकते हो less than 2 hours maximum students हैं in some kind of physical activities like स्पोर्ट्स, योगा, एक्सरसाइज। आप क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन, कुछ भी आप खेलो, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। बट इन 12 दिस टाइम डिक्रीज एज दे हैव मोर प्रेशर ऑफ स्टडी इन 12। यानी जब आप 12 में जाओ तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम कर दो पहले कंपेरिजन में। अब नेशनल लेवल टेस्ट एग्ज़ाम्स जैसे कि NTSC हो गया, KVPY हो गया, इसके बारे में आप देख सकते हो। Those who gave clear any national or state level test have more probability to score good marks as they have better thinking and solving abilities as compared to others.
अगर आपने कोई सा भी नेशनल लेवल टेस्ट निकाला है, केवीपाई हो गया, एनटीएससी हो गया, तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आप जेई में भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, नन, यानी कोई एग्ज़ाम जिन्होंने नहीं निकाला उनके मार्क्स कहाँ लगभग 20 से लेके 140 तक वैरी कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने कुछ नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, ओलंपियाड्स या ये सब केवीपाई स्कॉलर्स, ये सब जो बच्चे थे, इन्होंने इनकी संख्या काफ़ी कम है। ऐसे कम ही बच्चे थे जो जिन्होंने इन सब एग्ज़ाम को निकाला, लेकिन जिन्होंने भी निकाला उनके मार्क्स आप देख सकते हो काफ़ी हाई हैं। अब जेई मेंस के परसेंटाइल जेई एडवांस के मार्क्स को कैसे इफेक्ट करते हैं? अगर आपके जेई मेंस से परसेंटाइल कुछ आए तो उसके हिसाब से आप जेई एडवांस के मार्क्स आप कितना तक सोच सकते हो। तो देखो, जेई मेंस परसेंटाइल कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। यहाँ पर जेई मेंस परसेंटाइल यहाँ पे, जेई एडवांस मार्क्स यहाँ पे हैं। तो जेई मेंस परसेंटाइल 40, ठीक है। जेई मेंस परसेंटाइल एक आउटलायर बच्चा है जिन्होंने बताया कि उसके 40 के करीब परसेंटाइल आए थे जेई मेंस में, लेकिन जेई एडवांस में मार्क्स 70 के करीब आ गए। तो आप आउटलायर्स पर ज़्यादा मत जाओ, आप मतलब मैक्सिमम जनता जहाँ एवरेज में है वहीं पे आप अपने भी मतलब सोच सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जनता वहीं पे जाएगी। यहीं पर देख सकते हो कि परसेंटाइल जैसे 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 इंक्रीज कर रहा है, जेई एडवांस के मार्क्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कंजस्टेड है, यानी अगर आपके 90, 95, 96, 99, 100 इन सब के बीच में अगर आपके परसेंटाइल हैं तो आपके मार्क्स जेई एडवांस में 120, 140, 150 इतना आने के काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपके परसेंटाइल 70, 80, 90, 60, 50 इतना के बीच अगर रेंज कर जाते हैं तो आपके जेई एडवांस मार्क्स कुछ 45, 46, 47 इतना करीब में रह जाएंगे। Most of the students who got good marks in JEE Mains also get good marks in JEE Advance। यानी जो बच्चे जेई मेंस में अच्छे मार्क्स गॉट किए थे उन्हें जेई एडवांस में भी अच्छे मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स हैविंग परसेंटाइल 95 to 100 मार्क्स स्कोर्ड हायर मार्क्स। जिनके परसेंटाइल 95 से 100 मार्क्स के बीच थे उन्होंने जेई एडवांस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अब देख सकते हो कि अगर जेई के दौरान पेरेंटल प्रेशर है आप पे, वर्सेस अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है जेई में, तो उसका किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो 0 पेरेंटल प्रेशर मतलब पेरेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और 5 मतलब सबसे ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर है, ठीक है। तो बिफोर 11th क्लास पेरेंटल प्रेशर 0 था, ठीक है। फिर देख सकते हो यहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्रेंस देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलमोस्ट नो प्रेशर इन द स्टार्टिंग एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव प्लॉट से क्या देख सकते हैं कि 150 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे थे 11th से पहले जिनका पेरेंटल प्रेशर अप्रॉक्स 0 के करीब था। लेकिन सिलेबस जब अंत हुआ तो वो बच्चे घट के 100 के करीब आ गए जिनका पेरेंटल प्रेशर 0 था। बाकी सब पे पेरेंटल प्रेशर बनता गया। बट विद द टाइम दिस प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग एज, यहाँ पर वहीं बताया गया कि मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ा पेरेंटल प्रेशर कुछ और बच्चों पर इम्पोज होते गए और पेरेंटल प्रेशर से फ्री बच्चों की संख्या घटती गई। अब यहाँ है रेट योर इंटरेस्ट इफ़ आवर इंटरेस्ट इज हाई रेट 5 इल्स रेट 0। यानी अगर आपका ये वाला क्या बता रहा है 5, यानी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये वाला इंटरेस्ट काफ़ी लो है। तो बताया जा रहा है कि 11th से पहले बच्चों मोस्ट ऑफ द लगभग एवरेज में हम देख सकते हो 50-60 ऐसे बच्चे थे, 50 के करीब ऐसे बच्चे थे जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। लेकिन सिलेबस जब अंत हुआ तो 100 ऐसे बच्चे बन गए जिनका मतलब इंटरेस्ट जग चुका था जेई में। यहाँ से इन्फ्रेंस आप क्या निकाल सकते हो कि इनिशियली स्टूडेंट्स हैव नो इंटरेस्ट इन जेई बट विद द टाइम देयर इंटरेस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग एज, वही ग्राफ बताया गया कि मतलब वो इंटरेस्ट धीरे धीरे जग गया। शुरुआत में इंटरेस्ट उतना था नहीं बहुत से बच्चों को, लेकिन बाद में वो काफ़ी इंक्रीज कर गया। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जेई स्टूडेंट्स के द्वारा।
उनके बारे में देखा जाए तो व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, इसका आंसर हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया है ग्राफ की तरह कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल इन 9th या 10th। आप 9th 10th से शुरुआत कर सकते हो तो करो, क्योंकि काफ़ी अच्छे चांस है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। इफ़ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी स्ट्रांग you can also start in 11th at most of the students did as 2 years are sufficient to correct JEE। आप पिछले वाले ग्राफ से क्या देखे थे लोग, या यहीं पे देखो आप 11th वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे लोग। you have to be consistent in your preparation and work hard। if you think that you should start preparation after 12th by taking drop, it is not a very good option as you have very high pressure as you have covered the whole syllabus in the less than a year। यहाँ पे देख लो ड्रॉपर स्टूडेंट्स, यहाँ देख लो 60%। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि मतलब 11 12 अच्छे से पढ़ लेता हूँ, बाद में ड्रॉप लेकर एक साल अच्छे से तैयार करके जे निकालूंगा, तो आप देख सकते हो सिलेक्शन का परसेंटेज कितना कम हो जाता है ड्रॉपर के लिए। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप एक साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से जे निकाल पाओगे, वो नहीं होता है। आपको 11th से ही फोकस करना होगा। इफ़ यू स्टार्ट बिफोर 9th you may get exhausted at the end and you might not be able to perform well in the exam। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप 9th से पहले शुरुआत करो, क्योंकि अगर 9th से पहले शुरुआत करोगे तो बहुत चीज़ें आपको हार्ड लगेंगी, और जब बच्चों को हार्ड कुछ चीज़ें लगने लगती है तो बच्चे उससे दूर भागते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जेई से, फिर आप चाहोगे 11th 12th में आके भी नहीं चाहोगे कि जेई का प्रिपरेशन किया जाए। यू मे ऑल्सो लूज योर सोशल सर्किल, यू मे ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड। ऐसे कंडीशन में 9th से पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो अपना सोशल सर्किल जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना जुलना आप बंद कर दोगे, आप डिप्रेस रहने लगोगे, वो कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए सही है कि आप 10th या एटमोस्ट 11th से शुरुआत करो। द फॉलोइंग इज द एनालिसिस ऑफ जेई एडवांस मार्क्स वर्सेस व्हेन प्रिपरेशन स्टार्ट। वही मतलब पिछला वाला ग्राफ ही है जिसमें हम लोग ऊपर देखे थे लोग। As we can see from the table, those who started preparation in 10th and 9th have very high probability that they got very good marks. Most of them got above 80 marks। जिन्होंने 9th में, ठीक है, 10th में शुरुआत की, जिन्होंने 9th या 10th में शुरुआत किया उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। अगर आप 11th में शुरुआत करते हो तो प्रोबेबिलिटी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। Those who started before 9th have very variation in their marks। जिन्होंने 9th से पहले शुरुआत किया उनके मार्क्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थे। यहाँ पे एनालिसिस फॉर स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड इन 11th में जो बच्चे स्टार्ट किए थे उनका जे एडवांस मार्क्स वर्सेस उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी 40 से जैसे यहाँ पे हो गया 30, तो 30 करीब कितना 4 5 एक बच्चा ऐसा था जिसके 30 मार्क्स आए, जिसके जे एडवांस में 30 मार्क्स आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 90 करीब जाओगे तो ये 50 करीब पहुँच जाता, 15 के करीब पहुँच जाता है। यानी जे एडवांस का मार्क्स लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड है 30 से लेकर 150 के करीब, अगर आप 11th पर शुरुआत कर रहे हो, और बीच में काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे आ जा रहे हैं 90 100 के करीब में। कुछ और क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी फॉर जेई पर डे। जेई के लिए पर डे आपको कितने घंटे एक्सपेंड करना चाहिए, तो जेई के लिए आपको कितने घंटे पर डे देना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो ग्राफ हम लोग ऊपर देखे थे लोग, क्या था, द नंबर ऑफ आवर्स यू शुड स्टडी पर डे डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। हाउएवर इट इज जनरली रिकमेंडेड टू डेडिकेट अ मिनिमम ऑफ 2 to 4 आवर्स। शुरुआत में आप देख सकते हो 2 to 4 आवर्स के बीच इधर मैक्सिमम जनता लाइक कर रही है, इधर कम है। तो शुरुआत में 11th के दौरान आप का मतलब 2 से 4 घंटे दे रहे हो, काफ़ी वेल एंड गुड है। लेकिन जेई मेंस का जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए, जे एडवांस का एग्ज़ाम आने वाला हो, तो उस समय आपको 8 या 10 से ज़्यादा घंटे आपको एक्सपेंड करने पड़ेंगे। यू कैन एंटर द, वही चीज़ बताया गया आपसे। स्टडी टाइम वर्सेस मार्क्स, आप कितना घंटा पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कैसे कैसे मतलब बच्चों के मार्क्स आए। तो जो बच्चे 6 से 8 आवर्स कहते हैं, मतलब स्टडी टाइम इन 11th में जो बच्चे 6 से 8 आवर्स के बीच पढ़ते थे उनके मार्क्स आप देख सकते हो 30 से लेकर
150 के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो 2 से 4 के बीच पढ़ते थे उनके मार्क्स 20 से 140। यहाँ पे मोर देन 8 आवर, जिन्होंने 8 आवर से ज़्यादा की पढ़ाई की पर डे, उनके मार्क्स 40 से यहाँ पे देख सकते हो 130। यानी अगर आप 8 आवर से ज़्यादा 11th मतलब 11th में ही पढ़ना शुरू कर दिए हो तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, आपके मार्क्स काफ़ी हाई से शुरू होंगे, 40 से ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी 6 to 8 आवर्स और डे एंड दीज आवर्स आर सफिशिएंट एज मैक्सिमम मार्क्स आर स्कोर्ड बाय स्टूडेंट हु स्टडी 6 to 8 आवर्स। यहाँ पे स्टडिंग मोर देन 8 आवर्स does not guarantee you the highest you got the highest marks in the exam as we can see from the above plot। यहाँ बताया गया अगर आप ज़्यादा घंटे पढ़ते हो, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ मोर देन 8 आवर्स, ये भी मोर देन 8 आवर्स, तो ये गारंटी नहीं हो जाता है कि आपके मार्क्स भले ही मिनिमम आपका मिनिमम काफ़ी अच्छा होगा, 40 से शुरुआत होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि आपके मार्क्स हाईएस्ट ही आएंगे। क्योंकि ये देखो 6 से 8 आवर्स पढ़ने वाले बच्चे भी आपसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर बैठे हैं। यहाँ पे भी हाईएस्ट मार्क्स 6 से 8 आवर्स वाले ही हैं लोग। लेकिन जो बच्चे 8 से आवर्स से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उनके मिनिमम आने के चांसेस काफ़ी अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, जैसे 40 मार्क्स से ऊपर से शुरुआत हो। लेकिन मैक्सिमम जाने के चांसेस है, ये नहीं है कि ख़त्म हो जा रहा है मैक्सिमम जाने के चांसेस, लेकिन मैक्सिमम जाने के चांसेस इस ग्राफ से अगर इन्फर किया जाए तो एज कम्पेयर टू कम है जो बच्चे 6 से 8 आवर्स के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। अब है कि मतलब कुछ बच्चे अपने 12 के दौरान मतलब 11-12 में कुछ अलग सब्जेक्ट भी चूज करते हैं, जैसे सीबीएसई वाले कुछ बच्चे हो गए। तो कुछ बच्चे विच 5th सब्जेक्ट टू चूज इन 11th या 12th, 11-12 में कौन से अलग से जो सब, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ये चुनना रहता है। अब कुछ बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहता है, कुछ बच्चों के लिए हिंदी और कंप्यूटर साइंस ले लो, कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश ले लो, ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट चुनने पर अच्छा खासा मार्क्स दिखाई दिया, तो आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया था अपने 12 के दौरान, उनमें 138 ऐसे बच्चे थे जो जेई में सिलेक्ट हो आईआईटी में सिलेक्ट हो गए थे। तो टेकिंग कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन इन 11th-12th क्लास आर द बेस्ट ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिकल एजुकेशन। दिस सब्जेक्ट इज इजी एंड द होल सिलेबस कैन कवर्ड इजीली। इफ यू ऑप्ट कंप्यूटर साइंस यू मे फेस लेस डिफिकल्टीज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। अगर आप जेई के दौरान कंप्यूटर साइंस ले लेते हो तो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन रहता है, आप मैकेनिकल से आओ इलेक्ट्रिकल से आओ कोई से भी ब्रांच हो, आपको कंप्यूटर तो पढ़ाया जाता है। इफ़ यू ऑप्ट कंप्यूटर साइंस यू मे फेस लेस डिफिकल्टी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। टेकिंग बायोलॉजी इज़ अ बैड चॉइस। आप देख सकते हो जिन्होंने बायोलॉजी लिया उनके जेई में सिलेक्ट होने के चांसेस कितने कम हैं। 3.9% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी लेकर जेई में सिलेक्ट हुए हैं। टेकिंग बायोलॉजी इज द बेटर एज यू हैव टू स्टडी पीसीएमबी, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायोलॉजी भी फॉर होल ईयर। यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन इट। आपको बायोलॉजी में काफ़ी हार्ड चैप्टर्स आ जाते हैं, तो आप मत ही लो बायोलॉजी। यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था उनके मार्क्स देख सकते हो कि शुरुआत में बच्चे 40 करीब जो बच्चे हैं उनके मार्क्स मतलब 2-3 ऐसे बच्चे, 2 के करीब वो बच्चे हैं जो 1 या 2 के करीब जो 40-60 इस बीच में मार्क्स लाए हैं। फिर 4 के करीब ऐसे बच्चे जो 80-120 ऐसे के करीब गए हैं, और 140 के करीब लाने वाले वो 2-3 ऐसे ही बच्चे हैं लोग। फिजिकल एजुकेशन में देख सकते हो हाई भी ज़्यादा नहीं है, कम भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम में अच्छे बच्चे आ गए हैं। कुछ और मार्क्स देखा जाए तो हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड आई टेक ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन। जेई प्रिपरेशन के दौरान हमें मतलब कितने सारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स देने चाहिए। तो इफ़ यू आर इनरोल्ड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट यू शुड अटेम्प्ट
टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेड्यूल, उनके जो शेड्यूल है उनके अनुसार आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए। इफ़ नॉट इनरोल्ड इन एन इंस्टीट्यूट ट्राई टू अटैम्प्ट एटलीस्ट वन टेस्ट फोर्टनाइट, हर 15 दिन में एक बार आपको टेस्ट देना चाहिए। व्हेन द एग्जाम अप्रोचेज यू शुड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी 2 टेस्ट पर वीक, आपको एक वीक के दौरान आपको 2 टेस्ट देने शुरू करने पड़ेंगे। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप शुड आई गेट ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन के दौरान आपको कितने घंटे सोने चाहिए? तो आप देख सकते हो जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे बिफोर 11th से पहले उनके सोने घंटे कितने 5 से ज़्यादा थे। एंड ऑफ द 11th वो घट के मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ गए कितना 4 से 5 आवर्स के बीच। मिड ऑफ द 12 4 नो ये समथिंग दूसरा, ये रेट ऑफ स्लीप है, मतलब जीरो मतलब आपके स्लीपिंग कैपेबिलिटी मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब आप मान सकते हो आप ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और 5 मतलब आपका स्लीपिंग कंडीशन काफ़ी गुड है। एज वी कैन सी द क्वालिटी ऑफ स्लीप decreases with time, but you have give priority to sleep as it will relax your mind and you will get better prepared for tomorrow। यहाँ पे यही बताया गया कि जैसे जैसे बिफोर 11 जैसे जैसे मतलब सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है आपकी स्लीपिंग क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। देखो 150 ऐसे बच्चे थे जिनकी स्लीपिंग क्वालिटी 5 की रेटिंग 5 थी, यानी वो अच्छे से स्लीप ले पा रहे थे, वो अच्छे से सो पा रहे थे, उनको कोई ज़्यादा प्रेशर था नहीं। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ 12 आया तो 50 करीब ऐसे बच्चे रह गए जिनको अच्छे से उनकी वो नींद ले पा रहे थे, बाकी सबका कंडीशन स्लीपिंग कंडीशन ख़राब होता गया। आप देख सकते हो ये वाला स्लीप जीरो मतलब स्लीपिंग कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो आप देख सकते हो इसकी संख्या इंक्रीज करते जा रही है, ये करीब 25 के करीब पहुंच गई। वहीं क्वालिटी ऑफ स्लीप वर्सेस मार्क्स, आप देख सकते हो कि 0 क्वालिटी ऑफ स्लीप बिल्कुल ख़राब और 5 क्वालिटी ऑफ स्लीप बिल्कुल अच्छा। जिनके क्वालिटी ऑफ स्लीप काफ़ी अच्छे थे उनके मार्क्स काफ़ी हाईएस्ट पे गए हैं। आप देख सकते हो जिनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप काफ़ी ख़राब थे उनके मार्क्स काफ़ी लो में रह गए। ये नहीं कि ये बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, सिलेक्ट हुए सारे बच्चे, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ही ये ग्राफ है। Those who have bad quality of sleep were unable to score good as compared to others। यहाँ पे those who have good quality of sleep were able to score good। अब यहाँ पे most parents compel their children to study। अब यह है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर प्रेशर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पेरेंटल प्रेशर का आप ग्राफ ऊपर देखे थे 11th के एंड में जब 12 शुरू होने वाला हो, तो यहाँ पे क्या है कि दोज हु हैव वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स गॉट लेस मार्क्स। 5 मतलब प्रेशर काफ़ी हाई है, पेरेंटल प्रेशर, ठीक है। तो इनके मार्क्स देख सकते हो आप 120 तक ही जाकर रुक गए और वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, नंबर्स भी काफ़ी कम है। तो यानी ये नंबर्स कम है, यानी ठीक है कि पेरेंटल प्रेशर 5 में आने वाले बच्चों की संख्या कम है, लेकिन आप देख सकते हो इनके मार्क्स काफ़ी कम है गए हैं, ये 120 से ऊपर गए ही नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेरेंटल प्रेशर एंड ऑफ सिलेबस पे अगर पेरेंटल प्रेशर था जिन बच्चों पर हाई, उनके मार्क्स 110 के करीब रुक गए, जाकर उनके ऊपर नहीं गए। जो बिल्कुल पेरेंटल प्रेशर से फ्री थे उनके मार्क्स देख सकते हो वैरी किए 30 से लेकर 150 के करीब, यहाँ पे 30 से 150 के करीब। लेकिन जिन पे पेरेंटल प्रेशर काफ़ी हाई था उनके मार्क्स आप देख सकते हो वो आपको 25 के करीब आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे वो मार्क्स 40 करीब पहुँच गए हैं। तो पेरेंटल प्रेशर इज़ अ नॉट गुड थिंग, आपको फ्री रहना होगा। और पेरेंट्स को भी ये आप वीडियो दिखाइए, वो भी समझे कि मतलब ये एक टाइप का रिसर्च पेपर है, ये कोई ऐसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी नहीं कर रहा है, ये तो वो सारे बच्चे अपना बता रहे हैं, अपना रियल कंडीशन बता रहे हैं और अपना मार्क्स बता रहे हैं कि कैसा हुआ। अब ये रिसर्च पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा। पेरेंट्स शुड अवॉइड प्रेशरिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी as studies have shown that students who are not forced by their parents tend to perform better। जो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब प्रेशराइज नहीं थे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। imposing academic pressure can negatively impact the mental health of the child, hindering their overall growth and development। अगर आप पेरेंटल प्रेशर ज़्यादा है तो
मेंटल ग्रोथ थोड़ा सा कम हो ही जाता है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं कि शुड आई फोकस ऑन थ्योरी और प्रैक्टिस मोर ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन, यानी जेई प्रिपरेशन के दौरान आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है कि थ्योरी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज इसेंशियल फॉर जेई प्रिपरेशन। बैलेंस होना चाहिए, आपको थ्योरी भी ध्यान देना है, प्रैक्टिस भी करना है। While understanding the theoretical concept is important, it is equally crucial to practice different types of problems and applying their concepts. Regular practice helps in improving problem solving skills, time management, and familiarities with different question patterns. यानी आपको थ्योरी पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। आप एक किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं सकते हो, आपको दोनों पे फोकस करना होगा। थ्योरी पर ध्यान करोगे फोकस, आपके बेसिक अच्छे फाउंडेशन मजबूत होंगे। प्रैक्टिस करोगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे खासा आप कर पाओगे। आप टाइमिंग रख कर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। लोग टाइमिंग रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना कीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि मतलब 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जेई में कितना टाइम मिलता है। वो उस हिसाब से आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। इज कोचिंग नेसेसरी फॉर जेई प्रिपरेशन? So while coaching is not mandatory, it can provide several benefits. A good coaching institute can provide structured study material, expert guidance, and regular mock tests. They can help in clarifying doubts, providing shortcut strategies, and keeping you motivated. However, self-study with the right resources and dedication can also lead to success in JEE. ऊपर एक हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें क्या था, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा बच्चे। एक मिनट, वो ग्राफ एक बार फिर से दिखा दें। यहाँ पर देखो, ये था टोटल बच्चों में कितने बच्चों ने क्या चूज किया। आप देख सकते हो कि ज़्यादा बच्चों ने, ये सब कोचिंग के ही नाम है, विद्या मंदिर, अन अकेडमी, 50, एल एन, आकाश, नारायणा, रेजोनेंस, श्री चैतन्य। ज़्यादा बच्चे आप देख सकते हो कि कोचिंग ही को ही फेवर कर रहे हैं, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी करना है तो कर सकते हो, वो गुड थिंग है, वो आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई इंक्रीज कर सकता है। तो वही है कि कोचिंग करना कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो वो काफ़ी मतलब जो मंडी के आईटी मंडी के स्टूडेंट्स हैं उन वो ज़्यादा बच्चे ये प्रीफर कर रहे हैं कि आपको कोचिंग ले लो। अच्छे रहेंगे कि वो कोचिंग के आपको मटेरियल मिल जाएंगे, टीचर्स आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे, आपको एक तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको उस टाइप के बच्चे मिलेंगे जिनसे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, उनसे उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो। तो ये ज़्यादा सही रहता है कि अगर आपका फैमिली कंडीशन ठीक है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। अब है कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड आई टेक ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन, तो ये तो पहले हम लोग डिस्कस किए हैं लोग। इफ़ यू एनरोल इन द कोचिंग you should attempt test according to their respective schedule. If not enrolled in an institute, try to attempt at least one test fortnight. ये हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं लोग। इज इट नेसेसरी टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या यह नेसेसरी है? तो ये नेसेसरी बिल्कुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अप्रॉक्स हर एक बच्चे ने यही कहा कि मतलब 300 बच्चे पर जिन पे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना नेसेसरी है। भले क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पैटर्न मैच कर जाता है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। हाउ शुड आई डील विथ सेट बैक्स और लो स्कोर ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन? अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे कैसे आप डील करोगे? तो आप क्या क्या कर सकते हो कि आपको अपने मार्क्स मिस्टेक को एनालाइज करना होगा, आपको अपने वीकनेस के एरियाज़ को फाइंड आउट करना होगा। ये सब टीचर्स आपका हेल्प कर सकते हैं, जो आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे लोग, उनसे आप मिलिए, वो आपके हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने में। इसलिए कोचिंग सही है, आप कोचिंग ज्वाइन करो, और ऑनलाइन ही ऑफलाइन ज्वाइन करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन में शुरुआत में आदमी करता है फिर थोड़ा बहुत डीमोटिवेटेड होते होते वो थोड़ा बहुत छूटने लग जाता है, और डाउट पूछने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लग जाता है।
और अगर आपको कहीं पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप किसी से भी ऑनलाइन कितने 1 घंटा 2 घंटा बात कर पाओगे। तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प कर जाते हैं। तो seek help from teachers, mentors or classmates to clarify doubts and understand concepts better। तो अगर आपके जेई प्रिपरेशन के दौरान टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप टीचर से मिलो, मेंटर से मिलो, अपने क्लासमेट से बात करो। एडजस्ट योर स्टडी स्ट्रेटजीज एंड रिवाइज योर स्टडी प्लान टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिन टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहे हैं उन सब टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने टीचर से मिलो, आप उनसे कहो कि आप वो सारे मतलब टॉपिक्स का आइडेंटिफाई करके तुम्हें बता दे कि तुम्हें किस किस चीज़ों में डाउट आ रहा है। स्टे पॉजिटिव एंड मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट। कभी भी निराश मत हो, आप एक ग्रोथ एटीट्यूड रखो कि हाँ हो जाएगा, बस ट्राई करते रहो, ट्राई ट्राई अगेन एंड अगेन। बिलीव इन योर एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। वाट शुड आई डू इफ़ आई फाउंड अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक डिफिकल्ट। अगर कोई सब्जेक्ट या टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू स्मॉलर सब टॉपिक्स एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। आपको एक कोई पूरा टॉपिक बड़ा सा वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दो, सब टॉपिक्स में, फिर उनको एक एक करके समझना शुरू करो। टीचर्स से मिलो, अपने मेंटर्स से बात करो, उस पर टाइम दो। ये नहीं कि 1 घंटा में नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, 1 घंटे में नहीं हुआ छोड़ो, आप दूसरा टॉपिक सीखते हैं। नहीं, उसमें अगर 1 घंटे नहीं 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं तो उसमें लगाओ। कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स। अगर कोई एग्जाम्पल और भी आपको करने हैं या कोई एग्जाम क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, रेफरेंस बुक देखो, ऑनलाइन रिसोर्सेज खोज लो। डाउटनेट है और भी बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिनसे आप आसानी से सॉल्यूशन गेट कर सकते हो। सीक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर, क्लासमेट और ऑनलाइन फोरम्स। आप इन सब जगह से गाइडेंस भी लेने की ट्राई करो। Try understanding solved examples of that topic and practice solving related problems regularly to improve your understanding. Can I switch my preparation strategy if I feel it is not working for me? अगर टेस्ट के दौरान आपके कम मार्क्स आए हैं, हरदम कम आ रहे हैं, तो क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी को स्विच करना है? तो इसका आंसर है हाँ, आपको यू कैन स्विच योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेटजी को स्विच करने का ट्राई करो। इट इज़ नॉट वर्किंग, अगर वो स्ट्रेटजी पहले वाला आपके लिए वर्क नहीं कर पा रहा है तो आप अपने टाइम के घंटे बदल सकते हो, अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर सकते हो। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक लर्निंग स्टाइल। वही सब के बारे में बेसिकली बताया गया कि आपको चेंज करना चाहिए, ये मैंडेटरी है। शुड आई प्रायोरिटाइज स्पीड और एक्यूरेसी वाइल सॉल्विंग जेई क्वेश्चंस। आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर प्रायोरिटाइज देना चाहिए अगर जेई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी आर इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग जेई क्वेश्चन। इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच बैलेंस आपको करना होगा। इनिशियली फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, नॉट ऑन स्पीड। शुरुआत में आपको स्पीड पर उतना फोकस नहीं करना है। अगर 60 मिनट में आपको अगर 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो गुड एंड इनफ है, ठीक है। लेकिन आप कंसेप्ट पर फोकस करो। एज यू गेन मोर प्रैक्टिस वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्पीड। बाद में आप स्पीड पर काम करना। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू रिवाइज ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन। आपको रिवाइज कितना करना, कब करना है, कैसे करना है। तो रिविजन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ जेई प्रिपरेशन। रेगुलरली रिव्यूइंग एंड रिविजिटिंग द टॉपिक्स यू हैव स्टडीज हेल्प रेनफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। आपको मतलब करते रहना है उसे, ये नहीं करना कि अगले सप्ताह करेंगे या एक अगले मंथ से करेंगे, ऐसा नहीं करना, आपको रिवीजन करते रहना होगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू सॉल्व एनसीईआरटी एंड एडिशनल रेफरेंस बुक फॉर द जेई प्रिपरेशन। कितना हेल्पफुल रहेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि केमिस्ट्री के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर फिजिक्स एंड मैथ एनसीईआरटी आर नॉट मच इनफ, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और फिजिक्स के लिए एससी वर्मा सॉल्व करना जरूरी है। आप यहाँ पर वो पिछला वाला अगर आप देख सकते हो जो उस पहले हम लोग डिस्कस किए थे लोग कि 40 यहाँ पर 80% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कोचिंग मटेरियल इज़ द बेस्ट, कोचिंग मटेरियल फॉलो करो। 48% ने कहा कि अदर्स रेफरेंस बुक फॉलो करो। और उसमें से भी अदर्स में एससी वर्मा करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे थे, 86 बच्चे थे। What can I handle the pressure and how can I handle the pressure and expectation from the parents and society during JEE preparation?
मतलब ये क्वेश्चन है कि अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि आपको कैसे हैंडल करोगे पेरेंट और सोसाइटी के प्रेशर को, तो देख सकते हो कि कम्युनिकेट ओपनली विथ योर पेरेंट्स गार्जियन अबाउट योर गोल। अपने पेरेंट्स से बात किया करो, ये नहीं कि मतलब अंदरे अंदरे मरे जा रहे हो, नहीं हो पा रहा है। ये सब खुल के अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि ये यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तुम ट्राई कर रहे हो। फोकस ऑन योर ओन जर्नी एंड प्रोग्रेस। दूसरे के को देखकर मतलब उतना कुछ प्रेशराइज मत हो। अगर आपके दोस्त सबका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो उतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद पे फोकस करो, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो वही है कि मतलब खुद के ग्रोथ पर फोकस करो, आप दूसरे पे उतना ध्यान मत दो। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम यू शुड डिवोट टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन इनिशियल phase of preparation? You should devote more time on the question if you are unable to solve it. This is not able to do it, move to the next। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हो, लेकिन इनिशियल टाइम में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चंस पे। Revisit the question again after some time and still if question is answered then take help from the teachers and friends। शुरुआत में आप एक दो बार ट्राई करने की कोशिश करो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब टीचर से हेल्प लो। हाउ डज फैमिली गाइडेंस इम्पैक्ट चिल्ड्रेन एकेडमिक परफॉर्मेंस? आप देख सकते हो कि अगर फैमिली गाइडेंस यहाँ पे है, हाउ कंसिस्टेंटली योर टीचर्स फैमिली कजन एंड फ्रेंड गाइड यू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मतलब गाइडेंस अच्छा तरह से मिल गया था, 0 मतलब गाइडेंस नहीं मिला था। तो जिन्हें गाइडेंस नहीं मिला था वो काफ़ी कम बचे थे, जिन्हें गाइडेंस मिला वो काफ़ी ज़्यादा बचे थे, उनके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें एक बच्चे का 140 गया, तो आप एवरेज मान सकते हो कि 100 ज़्यादा किसी के गए नहीं, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि 150 करीब भी बच्चे काफ़ी अच्छे में गए हैं। तो गाइडेंस अच्छी चीज़ है। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स है गुड फैमिली गाइडेंस। जिनके फैमिली गाइडेंस अच्छे थे वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। सिलेक्शन रेशियो भी इनके ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो। इनमें कंजस्टेड स्टूडेंट्स है, इनमें काफ़ी वेरिएशन है। डज जेई प्रिपरेशन लीड्स टू डिप्रेशन? अब देख सकते हो कि 5 मतलब डिप्रेशन काफ़ी हाई, और 0 मतलब बिल्कुल डिप्रेशन नहीं। ठीक है, तो देख सकते हो कि शुरुआत में जेई प्रिपरेशन शुरुआत में स्टार्टअप 11th में डिप्रेशन 5 कैटेगरी में आने वाले बच्चे काफ़ी कम थे, वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो हाँ, तो जेई प्रिपरेशन डिप्रेशन को इंक्रीज करता है, यहाँ से आप देख सकते हो। वाट शुड बी स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? तो स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उसके मॉक टेस्ट से शुरुआत सॉल्व करना शुरू करो। देन सॉल्व द डुएबल क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट विच यू फाइंड द थॉट टेस्ट एंड देन विजिट द थॉट सब्जेक्ट। ऐसा आप स्विच कर सकते हो। हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्कूल स्टडीज एंड जेई प्रिपरेशन? तो डिवोट सम टाइम ऑफ द डे, स्कूल पर कुछ टाइम दे दो, कुछ मतलब जेई प्रिपरेशन में दो। विजिट द बैक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड सॉल्व द क्वेश्चन विच यू फाइंड गुड। सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइडेड बाई स्कूल व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडी जेई कोर्सेज। अगर आप जेई कोर्सेज जो हार्ड क्वेश्चन आपको बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो स्कूल के कुछ क्वेश्चंस कर लिया करो, वो आपको रिफ्रेशमेंट भी दे देंगे। यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज स्कूल फाइनल एग्जाम्स अप्रोच। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं नज़दीक है, तो आप जे स्कूल पे फोकस कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे काफ़ी है जो स्कूल पे फोकस करके भी अच्छी तरह से सेलेक्ट हो गए हैं। शुड आई स्टडी अलोन और इन अ ग्रुप फॉर जेई प्रिपरेशन? The whether to study alone or in a group of JEE preparation depend on your personal preference स्टडी स्टाइल। अगर आपको दोनों मतलब एडवाइजेबल है। अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो कर सकते हो, ग्रुप में पढ़ना चाहते हो कर सकते हो। वो आपके मतलब नेचर पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आप चुन सकते हो। Studying in a group can provide opportunity for discussion, sharing different perspective and solving problems collectively। मतलब ग्रुप स्टडी के अपने फ़ायदे हैं और स्टडी के। अब जेई प्रिपरेशन में वेयर वर यू लिविंग वाइल योर प्रिपरेशन? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ जो बच्चे घर से तैयारी किए वो इतने बच्चे थे, जो हॉस्टल में रहकर तैयारी किए वो इतने थे। तो देख सकते हो जो घर से तैयारी किए थे लोग, उनका मार्क्स भी जेई एडवांस मार्क्स काफ़ी अच्छा रहा। मतलब 100 से ज़्यादा बच्चे काफ़ी इसमें ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कम बच्चे वेरिएशन आ जा रहा है, इसमें कम बच्चे हैं। लेकिन 60 से 120 के बीच में इसमें ज़्यादा बच्चे हैं, इसमें भी लगभग करीब उतने ही बच्चे हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर होम पे रह रहे हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो रहा है।
कैन आई टेक ब्रेक्स फ्रॉम जेई प्रिपरेशन टू परस्यू अदर इंटरेस्ट या हॉबीज़? कोई अगर इंटरेस्ट या हॉबीज़ आपका है, कोई फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट सीखना है या कुछ भी है अपना दूसरा इंटरेस्ट, तो आप जेई प्रिपरेशन से थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले सकते हो कि नहीं? तो टेकिंग ब्रेक फ्रॉम जेई प्रिपरेशन टू परस्यू अदर इंटरेस्ट या हॉबीज इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ओवरऑल वेल-बीइंग एंड मेंटल rejuvenation. Engaging in activities you enjoy can help relieve stress, prevent burnout, and maintain a healthy balance in your life. However, ensure that you manage your time effectively and stick to a balance between your JEE preparation and other activities. अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ, तो दिन में 1-2 घंटे खेल लिया करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जेई प्रिपरेशन का पूरा टाइम उधर ही लगा रहे हो, तो ये ठीक नहीं होगा. हाउ टू टाइम मैनेज टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन? तो स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट डेली. आइडियली इट इज रिकमेंडेड टू डिवोट इक्वल नंबर ऑफ आवर्स इन योर स्टडी शेड्यूल टू ऑल द तीनों सब्जेक्ट को बराबर का टाइम दो, लेकिन इट इज़ बेटर टू डिवोट मोर टाइम टू द सब्जेक्ट विच यू फाइंड डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू क्लियर कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स. जो आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है उस पर ज़्यादा समय दो. स्टडी द सब्जेक्ट विच यू फाइंड डिफिकल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे in which you find easy to concentrate like the early morning hours or late night. जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब कंसंट्रेट करने का ज़्यादा अच्छा आपको फोकस रहता है, आपको या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, तो उस समय आप अपना कर सकते हो. स्टडी द सब्जेक्ट विच यू फाइंड ईजी ड्यूरिंग लेस प्रोडक्टिव टाइम इफ द डे के जिस टाइम में आप लेस प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे दोपहर के 12-1 बजे हो गए, उस समय थोड़ा नींद भी आती है, तो इस समय आप जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उन सब्जेक्ट को चुन लिया करो. लेकिन जिस समय आप ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि सुबह में हो गए या रात के लेट नाइट हो गए, तो उस समय सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट हो गए उनको लेकर बैठ जाओ. हाउ कैन वी हाउ कैन वी मैनेज नर्वसनेस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? एग्ज़ाम के दौरान क्योंकि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, वो सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. So those who get nervous during the exam get low score in exam. 5 यानी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे, 0 यानी बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे. तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो बच्चे एग्ज़ाम के दौरान नर्वस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, उनके मार्क्स काफ़ी घट गए दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में. तो इज इट नेसेसरी टू टेक कोचिंग टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ सेल्फ स्टडी? अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या ये नेसेसरी है कि वो कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले कोई सा? तो टेकिंग coaching test series can be beneficial as it provides you with an opportunity to practice in an exam like environment and assess your performance. It helps in identifying your strength and weakness, improving time management and getting acquainted with the examination pattern. However, if you are unable to join coaching test series, you can still excel through self-study by solving practice papers and mock test available online या इन बुक्स. अगर आप कोचिंग के मटेरियल ज्वाइन कर सकते हो कर लो, नहीं करना है तो आप जो सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनसे कर सकते हो. विच कोचिंग शुड यू ज्वाइन? तो यहाँ से आपको ग्राफ से पता लगा सकते हो कौन सा कोचिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए. आप देख सकते हो कि फिटजी, एलन, आकाश, इन तीनों के प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है. इसमें भी एलन का प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है, अगर ज्वाइन करना तो कर लो. लेकिन अभी जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें उन्होंने, क्योंकि वो बच्चे वो थे जो अभी पीडब्ल्यू उस समय खुला नहीं था, तब वो बच्चे पढ़े थे लोग, इसलिए अभी पीडब्ल्यू का इसमें नाम बिल्कुल किसी ने मतलब कहा ही नहीं. तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पीडब्ल्यू से जा रहे लोग वो ख़राब है, या डाउटनर से जो बच्चे लिखवा रहे लोग नाम, तो वो भी ठीक है. लेकिन जो बच्चे यहाँ पे अभी अपना डाटा दिए लोग, वो मैक्सिमम बच्चे इन कोचिंग से पढ़ के निकले थे जिन्होंने कहा कि एलन इज़ द बेस्ट. पूरे ओवरऑल देख सकते हो आप. तो इसी के साथ ये समाप्त होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिला. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो. अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. बाय.